गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आकाश श्रवण। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? सच बताएं, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? क्या आपको किसी भी प्रकार की ऑडियो या किसी भी प्रकार की वीडियो में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा तो नहीं है? गुड इवनिंग मेरे प्यारे उड़ान के परिंदों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबसे पहला सवाल कि आप लोगों की छुट्टियां कैसी रही? पहला सवाल मेरा यही है कि भाई आप लोगों ने छुट्टियों में एंजॉय करा या नहीं? एंजॉय करने का मतलब ये नहीं कि हमने पढ़ाई बिल्कुल ना की हो, पढ़ाई तो की होगी। पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के बिना कोई काम नहीं होता। सच बताना कितने बच्चों ने पढ़ाई की है? सच बताना कितने बच्चों ने पढ़ाई की है? यस यस, नहीं की? नहीं। अब देखो, अपन सच्चाई तो जानना चाहते हैं और सच जानने के लिए हम कुछ तो करेंगे। तो भाइयों और भाइयों की बहनों, हम आपके सामने ला रहे हैं पोल। ठीक है, हम आपके सामने ला रहे हैं पोल, और इस पोल को पहचान कर, इस पोल में अंगूठा ऊपर जो करेगा ना, उसका मतलब उसने छुट्टियों में पढ़ाई की थी, और अंगूठा नीचे जो करेगा ना, उसने छुट्टियों में पढ़ाई नहीं की थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं जानता हूं कि तुम उड़ान के परिंदे हो, और अगर उड़ान के परिंदे हो तो ये जो पोल है ना, ये जो क्विज है ना, 100% आना चाहिए। ठीक है, 100 मतलब मैं जानता हूं 100% पढ़ाई की होगी, करी है ना, करी है ना? ओके, सबका नाम लेंगे। रोहित भैया, तुम्हारा अंगूठा नीचे है, अंगूठा ऊपर। ओके, देखते हैं कितने परसेंट बच्चों ने 81.56 मतलब लगभग 82% बच्चों ने पढ़ाई की है। ओके, 82% बच्चों ने पढ़ाई की है। तो मेरे प्याले प्याले क्यूट क्यूट से भोले भाले से प्याले प्याले से बच्चों, अब सुनो ध्यान से सभी। बेटा, हम आज की क्लास को तभी समझ पाएंगे, सुनना ध्यान से, कानों को खोल कर सुन लो, अपने कानों को खोल कर सुनना, कि आज की क्लास को तुम तभी सीख पाओगे, तभी समझ पाओगे, तभी जान पाओगे, तभी पहचान पाओगे जब तुम पुरानी क्लासेस के सारे टॉपिक क्लियर करके बैठे हो। अरे याद करो उन दिनों को जिन दिनों में मैंने तुम्हें परावर्तन के बारे में पढ़ाया था। याद करो उन दिनों को जिन दिनों में मैंने तुम्हें समतल दर्पण के बारे में पढ़ाया था। याद करो उन दिनों को जिन दिनों में मैंने गोली दर्पण के बारे में आपको पढ़ाया था। अरे याद करो उन दिनों को जिन दिनों में मैंने आपको पढ़ाया था कि किस प्रकार से गोली दर्पण, चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। कितने बच्चे चैट में आंसर देना, वॉइस स्लो नहीं आएगा, तेज आएगा। ठीक है, अब मैं बच्चों से सवाल पूछ रहा हूं और चैट में आंसर देना कि भाई साहब कितने परसेंट बच्चे यहां पर, कितने बच्चे जिन्हें अभी तक का सब कुछ क्लियर है? सच बताना। देखो, हो सकता है कि कुछ बच्चे नए नए आए हों, कुछ बच्चे प्यारे प्यारे नए नए आए हों। जब प्यारे प्यारे नए नए बच्चे आए होंगे तो उनको दिक्कत होगी यार। बेटा देखो, आपको बैकलॉग, जीरो बैकलॉग की पॉलिसी को तैयार रखना है। नो बैकलॉग, नो बैकलॉग, नो बैकलॉग, नो बैकलॉग, क्योंकि जिसके बैकलॉग लगे उसके लॉग आउट हो जाते हैं, याद रखना। क्लियर है ना? देखो, कृपया कर एक निवेदन, एक आदेश, मतलब चाहे वो उसे मेरा निवेदन मानो, चाहे मेरा आदेश मानो, चाहे आज्ञा मानो, कुछ भी मानो, लेकिन बैकलॉग नहीं होना है, बैकलॉग नहीं होना है। पता, लास्ट ईयर राजस्थान बोर्ड का टॉपर, आप देखना उसका इंटरव्यू भी यहां पे डला हुआ है, यूपी बोर्ड का टॉपर, और इससे जो उड़ान 2022 था ना, मतलब 2 साल पहले वाला जो बैच था ना, उसमें तो यूपी बोर्ड का टॉपर अपने यहां से है। मतलब टॉपर जो उसका नाम रोमान था आई थिंक, है ना, तो वो बच्चा था ना, वो अपने बैच से था। पता, उन सभी ने एक एडवाइस हमें दी है। बिहार बोर्ड का भी टॉपर अपने से था, एक एडवाइस दी है आप लोगों के लिए। और पता है एडवाइस क्या है? कि जीरो बैकलॉग, डेली प्रैक्टिस बस। क्या? नो बैकलॉग, डेली प्रैक्टिस बस। ठीक है, क्या बोला? जीरो बैकलॉग, डेली प्रैक्टिस बस। इतनी सी बात है। देखो, एक छोटी सी बात कान खोल कर सुन लेना। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? डायग्राम। भाई साहब, मैं आपको बताता हूं, मैं कई सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और वो जो पिछली क्लास जो थी ना, वो डायग्राम वाली क्लास थी। और डायग्राम बनाने में मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि यार अगर आपको चीजें आसान लगने लगेंगी तो वो आसान और आसान तब लगेंगी जब आप उनकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे। तो मेरे प्याले प्याले भोले भाले क्यूट क्यूट से बच्चों, कृपया कर पिछली क्लास के नोट्स आप संभाल कर रखेंगे। और आज का होमवर्क, भाई साहब क्लास शुरू होने से पहले कभी कभी मैं होमवर्क दे देता हूं, तो आज का होमवर्क ये है कि भैया
आपको सबसे पहले पूरे के पूरे डायग्राम की प्रैक्टिस करके देखना है। मैं आपको बताऊं, अवतल दर्पण के 6 डायग्राम थे, उत्तल दर्पण के 2 डायग्राम थे, बस। ठीक है, आपने 6 और 2 का कॉम्बिनेशन कर लिया ना, अपन जीत जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने मिरर दर्पण, मिरर फॉर्मूला, दर्पण फॉर्मूला, और जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उन बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस होने वाली हैं जिसमें डेरिवेशंस कराए जाएंगे। ठीक है ना, तो वो स्पेसिफिक बिहार बोर्ड के लिए ही होगी जिसमें हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड थोड़ा सा डेरिवेशंस को भी लेकर चलता है, तो उन बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस आने वाली हैं जिसमें हम F = R/2 और दर्पण सूत्र का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको किसी प्रकार की कोई शंका ना हो तो शुरू करें आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। तो जल्दी से बताइए कितने बच्चे एक्साइटेड हैं आज की क्लास के लिए, जल्दी से समझाइए कि कितने बच्चे एक्साइटेड हैं आज की क्लास के लिए। बिल्कुल सच बोलना, फिर मैं तुम्हें शाहरुख खान की एक्टिंग करके दिखाऊंगा। हाय, मैं कर चुका हूं। कौन सी एक्स्ट्रा क्लास? बिहार बोर्ड के लिए एक्स्ट्रा क्लास होगी। ATP का फुल फॉर्म अभी थोड़ा पिटा हूं। ATP का फुल फॉर्म ये होता है, यस। तो आप सभी की हाई एनर्जी को देखते हुए, हाई एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें तो कैसे हैं आप लोग? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज सवाल यह है कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। देख, पहले आगे बढ़ने से पहले पुरानी बातों को याद कर। पहले मैंने तुझको पढ़ाया है, याद कर उन दिनों को जब मैंने पढ़ाया था परावर्तन। याद होना चाहिए, थोड़ी देर के लिए क्लास में शांति होना चाहिए। पिन ड्रॉप साइलेंट। ठीक है, पिन ड्रॉप साइलेंट। ये रहा एक दर्पण। क्या रहा? एक दर्पण। जब भी दर्पण पर एक लाइट रे आती है तो वो टकराकर पार निकल जाती है। इस घटना को फिर से बोल रहा हूं, जब भी किसी दर्पण पर एक लाइट रे आती है तो टकराकर पार निकल जाती है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं या नहीं? सच बताना, कहते हैं या नहीं? सच बताना, कहते हैं या नहीं? दूसरा देखो, ठीक है, दूसरा देखो, हमने पढ़ा था दर्पण। हमने क्या पढ़ा था? दर्पण। दर्पण के 3 प्रकार पढ़े थे। पहला दर्पण पढ़ा था समतल दर्पण, याद करो उस बातों को। दूसरा दर्पण पढ़ा था अवतल दर्पण, याद करो उन बातों को। तीसरा दर्पण पढ़ा था हमने उत्तल दर्पण, याद करो उन बातों को। इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए, सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए, याद रखना। ठीक है, फिर इसके बाद शुरू करेंगे अपन आज की क्लास बड़े मजेदार मजेदार से बातों के साथ। ठीक है, अब सुनना, मेरे शब्दों के अंदर आज की क्लास का राज छुपा हुआ है। जिसने इस 2 लाइनों को समझ लिया, मान लो जीत गया। मान लो, सुनना ध्यान से, मान लो लाइट यहां आती है। लाइट मतलब प्रकाश। अगर मैं लाइट बोल दूं तो मैं समझता हूं कि आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होने वाली। ठीक है, मान लो लाइट आती है और आकर टकराकर वापस चली जाती है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। शब्दों को सुनना, इन शब्दों के अंदर पूरी कहानी छुपी हुई है। कॉन्सेंट्रेशन यहां होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन यहां नहीं है तो गया, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। इसलिए याद रखना, तो जब भी किसी सतह से प्रकाश टकराता है तो प्रकाश टकराकर वापस चला जाता है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। लेकिन सुनो ध्यान से, मान लो प्रकाश किसी सतह से टकराता है। मेरे शब्दों को सुनना, फिर प्रकाश के साथ क्या होता है? यह बात इस बात पर निर्भर करती है कि सतह कैसी है। फिर से सुनेंगे अपन, प्रकाश जब किसी सतह से टकराता है, फिर से सुनेंगे, प्रकाश जब किसी सतह से, ठीक है, प्रकाश जब किसी सतह से टकराता है तो प्रकाश के साथ क्या होता है? वो इस बात पर निर्भर करता है कि सतह कैसी है। याद करिए, यहां पर सतह चमकीली है, यहां पर दर्पण है तो प्रकाश टकराकर वापस चला गया। लेकिन अगर दर्पण नहीं होगा तो क्या होगा? लेकिन अगर दर्पण नहीं होगा तो क्या होगा? दर्पण की जगह कुछ और होगा तो क्या होगा? बस इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या होने वाला है? आज की क्लास का टॉपिक होने वाला है बच्चे क्या? दर्पण तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये तो रिकैप है। दर्पण, गोली दर्पण के प्रकार और प्रतिबिंब बनाने। आज की टॉपिक होने वाला है प्रकाश का अपवर्तन, और इसके बाद अपवर्तन के नियम, और इसके बाद अपवर्तनांक। ठीक है, आज हम कितने टॉपिक पढ़ने वाले? 3 टॉपिक। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। देखो बेटा, मैं देख रहा हूं बहुत से बच्चे चैट्स में लगे हुए हैं, लेकिन चैट्स में हमें किसी काम की नहीं है। अभी की चैट्स किसी काम की नहीं है। जब मैं आपसे बोलता हूं ना कि बेटा आंसर दो, तब आंसर दिया करो, नहीं तो यहां पर तो पता नहीं क्या क्या चलता रहता। तुम्हारी इंस्टा आईडी दो, ये दो, वो दो, कहां रखा है? पढ़ लो, लिख लो, मौका है बेटा। अभी 10th क्लास के छोटे इतने से हो तुम लोग। इतने शादी छोटे बोल दिया, मतलब थोड़े तो बड़े हो गए। ठीक है, ओके, आज शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन शुरू करने से पहले
कुछ विचित्र से चित्र को मैं अपनी चित्रकारी की अदाकारी से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी ड्राइंग बहुत प्यारी है, आपको पता ना मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। तो देखो शुरू करना है ना। अब यार ये डायग्राम ध्यान से देखो, आप अक्सर देखते होगे ऐसा, ठीक है, आप अक्सर देखते होगे ऐसा, ठीक है, आप अक्सर देखते होगे कभी किसी नदी किनारे, कभी किसी तालाब किनारे आप गए होगे, और जब आप तालाब में पत्थर गिराते हो, कभी आपने शायद किया हो, ठीक है, आपने कभी तालाब में पत्थर गिराया हो, है ना, या फिर तालाब में कोई स्टिक डुबाई हो, तो वो स्टिक आपको तिरछी दिखाई देगी। मैं आपको आज एक एक्सपेरिमेंट करने का बोलूंगा, उस एक्सपेरिमेंट को करना, उसके बाद उसकी फोटो मुझे भेजना, ठीक है, फोटो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना, मैं आपके उस फोटो को अप्रिशिएट करूंगा, देखूंगा किस किसने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। सुनना ध्यान से, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कहना क्या चाह रहा हूं, भावना को समझो कि भाई साहब ये चाचा है, ये अब तुम लोगों को बोलता हूं मैं कि बताया मत करो कि ये कौन है, ठीक है, तुम जाकर बता देते हो, ठीक है, ये चाचा है और ये हमारे चाचा का नाम हम रख देते हैं डंकज सर, ठीक है, इनका नाम क्या है, डंकज सर, ठीक है, डंकज सर, ठीक है, और ये पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, ठीक है, डंकज सर पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, बताना मत बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये डंकज सर खड़े हुए थे तालाब किनारे, एक मछली को देख रहे थे, आपको बता रहा हूं, एक मछली को देख रहे थे, लेकिन जब ये मछली को देख रहे थे ना, तो मछली उन्हें दिखाई यहां दे रही थी, लेकिन आपको बताऊं मछली यहां नहीं थी, मछली तो यहां थी। आप भाई साहब डंकज सर सोच रहे थे कि मछली यहां है, लेकिन मछली यहां थी, क्यों, क्योंकि डंकज सर को, डंकज सर है कोई, आप अपने डंकज सर से मत मिलाना, ठीक है, इन सर को फिजिक्स के ला नहीं पता, ये तो केमिस्ट्री ही पढ़ाते रहते हैं, एटीपी करते रहते हैं, ठीक है। अब ना जाने क्या बवाल है, तो उस एटीपी करने वाले व्यक्ति को बता देना कि तुम जहां पर मछली देख रहे थे वहां मछली नहीं थी, मछली थी आगे, लेकिन तुम्हें दिखाई यहां दे रही थी। हाय, क्या बोलना चाह रहे हो सर, बताना क्या चाह रहे हो सर, ठीक है। ये थोड़ा सा एटम बम की तरह लग रही है मेरी मछली, लेकिन ठीक है, ठीक है, ये भाई साहब को मछली दिखाई दे रही थी यहां पर, लेकिन ये मछली यहां पर थी। हाय, ऐसा क्या था, ऐसा क्या कारण हुआ जिसके कारण मछली अपनी जगह पर नहीं दिखाई दे रही है, मछली आगे दिखाई दे रही है। अब डंकज क्या जाने मछली का कारनामा, ठीक है, डंकज को थोड़ी पता कि ये क्या है, फिजिक्स का कौन सा जादू है यहां पर। अब देखो इसी के साथ अगले कंसंट्रेशन के साथ समझना, आज आपको एक काम करना है, सबके घर में पारदर्शी ग्लास जरूर होगा, पारदर्शी पानी पीने का ग्लास जरूर होगा, इस तरह का सबके घर में। आज आप सभी करेंगे, उसके अंदर एक पेंसिलवा डुबाएंगे, ठीक है, एक पेंसिलवा डुबाएंगे और उसमें आप पानी भरेंगे और फिर सामने से उसे देखेंगे। आप देखना, आपको जो पेंसिलवा है कुछ ऐसी दिखाई देगी। आज करके फोटो भेज देना सभी, है ना, आज करके फोटो भेज देना सभी, मुझे फोटो चाहिए। तो क्या करने वाले हो आज तुम लोग, है ना, एक कांच का ग्लास लेना, ग्लास का मतलब जिसमें हम पानी पीते हैं, उसके अंदर एक पेंसिल डुबाना और पानी भरना, ठीक है। आप देखना, अरे पेंसिल मत डुबाना, तुम तो चम्मच डुबा देना, चम्मच तो होगा, है ना, सबके घर में पारदर्शी ग्लास तो होता ही है, अब चम्मच तो होगा। अब जब ये चम्मच आपको तिरछा दिखाई दे तो उसकी फोटो लेना, मुझे भेज देना। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण ये तुम्हें चम्मच तिरछा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये एनिमेटेड था, है ना, ये एनिमेटेड था, लेकिन भाई साहब मैं आपको बताऊं कि ये नीचे वाला एरो भी ऐसा ही है, लेकिन जब इसमें पानी भर दिया तो वो एरो हमें कैसा दिखने लगा, तिरछा। ये इसको अभी आप इग्नोर करो, आगे मैं एनिमेटेड में आपको बता दूंगा अगर आज चल गया तो, ठीक है। अब देखो, ठीक, क्या हुआ, एक सर है जिनका नाम है पोगेस, ठीक है, एक सर है जिनका नाम है पोगेस सर, बताना मत किसी को, ठीक है। ये पोगेस सर जो हैं, ये पोगेस सर पढ़ाते हैं लायो, ठीक है। अब ये लायो पढ़ा रहे थे, पढ़ाते इनका मन करा कि मैं तो नहाऊंगा, तो ये फिश टैंक था जिस रूम में बैठे हुए थे, उस रूम में फिश टैंक था और फिश टैंक में गाना गाया। एक मछली पानी में गई झपाक, दो मछली पानी में गई झपाक, तीन मछली योगेश पानी में गया झपाक। तो ये पानी के अंदर चलेगा, ठीक है, और पानी के अंदर जाके गाना गाते हैं, इत्ता इत्ता पानी गोल गोल पानी। तो जब ये गाना गा रहे थे ना, तो इनको नहीं पता था कि इनकी शक्ल कैसी दिख रही है, इनको हम भाई साहब दूर से खड़े होकर देख रहे थे, ठीक है, हम भाई साहब दूर से खड़े होकर देख रहे थे, और जैसे ही हम दूर से देख रहे थे तो उनका आधा मुंह इधर और आधा मुंह इधर दिखाई दे रहा था। ऐसा होता है,
ऐसा होता है आपने जिंदगी में कभी ना कभी किसी पेपर के ऊपर, पेपर मतलब घर का न्यूज़पेपर जो होता है उसी की बात कर रहा हूं, घर के न्यूज़पेपर के ऊपर आपने कांच का टुकड़ा रखा होगा, तो आपको जो वर्ड्स है ना वो बड़े दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखो एक सर हैं जिनका नाम क्या है, गुलाल सर, ठीक है, जिनका नाम क्या है, गुलाल सर, ठीक है। अब ये गुलाल सर क्या हुआ, पोगेश सर को देखकर गुलाल सर का भी मन करा, पोगेश सर को देखकर गुलाल का सर का भी मन करा कि मैं भी टैंक में डूबूंगा। अब दिक्कत ये थी कि जो योगेश सर थे उन्होंने पूरे टैंक में जगह घेर ली थी, तो गुलाल सर का भी मन करा कि ये चलेगा दूसरे टैंक में। अब भाई साहब हम तो फिजिक्स जानते हैं, हमें पता था कि अगर हम टैंक में चले जाते तो हमारा सर इधर दिखता और हम होते इधर। पता है ये सारी चीजें तिरछी क्यों दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना, पता है ये सारी चीजें तिरछी क्यों दिखाई दे रही हैं। इन सभी के पीछे फिजिक्स का एक फिनोमेना जिम्मेदार है। और पता है उस फिनोमेना का नाम क्या है, आपको पता है उस फिनोमेना का नाम क्या है, उस फिनोमेना का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं बच्चे, प्रकाश का अपवर्तन। अगर इन आपने सभी विचित्र से चित्र को मेरी चित्रकारी की अदाकारी से अच्छी तरह से देखा है तो इन सभी चित्रों में एक खासियत है। क्या खासियत है, यहां भी प्रकाश किरण अपने रास्ते से मुड़ जा रही है, मतलब प्रकाश किरण तिरछी दिखाई दे रही है, यहां भी प्रकाश किरण थोड़ी सी तिरछी हो रही है, ठीक है। यहां पर देखो, अरे भाई साहब ये तो वही लग गया, यहां भी प्रकाश किरण थोड़ी सी तिरछी दिखाई दे रही है, यहां भी प्रकाश किरण थोड़ी सी तिरछी दिखाई दे रही है। तो जब प्रकाश किरण, मैं आपको एक लाइन में चीजें सिखाता हूं, अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन का तात्पर्य क्या होता है, ठीक है, अपवर्तन का तात्पर्य क्या होता है मैं आपको बता दूं। अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश किरण का मुड़ना, ठीक है, प्रकाश किरण का मुड़ना। अब मुड़ना कैसे होता है इसके बारे में हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे, क्योंकि आज की क्लास में आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। तो थोड़ी देर के लिए हम शोर शराबे को बंद करते हैं, शब्द को सुनना, ठीक। अब क्या हुआ, बहुत प्यारी सी बात है, जो प्यारी सी बात हे भाई साहब तुम क्या कर रहे हो, ये प्यारी सी बात को हर बार मैं कहता हूं। क्या हुआ, बहुत 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 मजे से गाना गाते हुए प्रकाश की किरण चल रही थी, ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे तरीके से प्रकाश की किरण चल रही थी, बहुत प्यारे प्यारे तरीके से प्रकाश की किरण चल रही थी, बहुत प्यारे प्यारे तरीके से प्रकाश की किरण चल रही थी। और उड़ान का हर एक परिंदा इस बात को उस गहराई से, सच्चाई से जानता है कि प्रकाश की किरण सदैव सीधी चलती है, कोई नहीं मोड़ सकता उसे। लेकिन ये प्रकाश किरण सूर्य से आ रही थी, मान लो 2 मिनट के लिए प्रकाश किरण सूर्य से आ रही थी, तो रास्ते में क्या थी, बहुत सारी हवा, रास्ते में क्या थी, बहुत सारी हवा। तो जैसे प्रकाश किरण चलती चलती आई, जैसी प्रकाश किरण चलती चलती आई, तो बीच में दिख गया उसको समुद्र, ठीक है, बीच में क्या हो गया, उसको क्या दिख गया बच्चे, समुद्र। जब ये प्रकाश किरण सीधी सीधी चलती आ रही थी, इन प्रकाश किरणों को हटाकर दूसरी वाली प्रकाश किरण बना देते हैं, छोटा सा रबर आया है, ठीक है, इस प्रकार देखो। तो क्या हुआ, प्रकाश किरण आ रही थी मजे से सीधे सीधे, इसको जाना था कैसा, सीधा 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 सीधा, ठीक है। देखो कहां से आ रही थी, वायु से, अरे बाबा, लेकिन ये प्रकाश किरण वायु से आकर अब किसके अंदर एंटर हो जाएगी, जल के अंदर, ओके, किसके अंदर एंटर हो जाएगी, जल। अरे जल भी तो पारदर्शी होता है, जल के आर पार भी तो प्रकाश गुजरता है। आज एक्सपेरिमेंट करोगे ना, वो ग्लास के अंदर चम्मच दबा के जब देखोगे तो तुम्हें देखेगा कि ग्लास के अंदर चम्मच जो डूबा है ना वो दिखाई देगा, मतलब चम्मच से जो प्रकाश होता है वो गुजर जाता है। अब क्या हुआ, ये प्रकाश किरण बेचारी सीधी सीधी चली आ रही थी, हवा से आ रही थी, गाना गाना गाते हुए आ रही थी कि नीले गगन के तले धरती पे प्यार पले, जे जा रही थी। लेकिन जाते जाते अचानक से रास्ते में आ गया पानी। अब जैसे ही पानी आ गया तो प्रकाश किरण को जाना था सीधा सीधा, लेकिन यह प्रकाश किरण अपने रास्ते से मुड़ जाएगी। पता है, एक बात याद रखना, जब भी प्रकाश किरण एक से दूसरे माध्यम, क्योंकि प्रकाश किरण पहले वायु से जा रही थी, फिर किस में आ गई, जल से, तो वायु से भी गुजर जाएगी और जल से भी गुजर जाएगी, क्यों, दोनों पारदर्शी माध्यम हैं। तो जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, फिर से बोल रहा हूं, जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। अब क्यों मुड़ती है, कारण मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर से बोल रहा हूं, जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। क्यों मुड़ जाती है, कारण अभी बताऊंगा, ठीक है, ठीक है, कारण। उषा बेटा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, घबरा मत बेटा। देखिए अब देखो यहां पर यह प्रकाश किरण जल से आ रही थी, मछली की इमेज जो है जल से कहां आ रही थी, वायु की तरफ।
तो यार जब ये जल से वायु की तरफ आ रही थी, आना थी सीधी, लेकिन ये अपने रास्ते से मुड़ गई। ठीक है, दूसरे डायग्राम को देखो। ठीक है, यहां पर प्रकाश किरण कहां से आ रही है? जल में से वायु की तरफ, जल से वायु की तरफ, और जब जल से वायु की तरफ आ रही है तो मुड़ जा रही है। ठीक है, अब आगे देखो, यहां पर प्रकाश किरण, यहां पर क्या है बेटा? अगर आप देखो तो वायु, फिर वायु से किस में प्रवेश कर रही है? कांच से वायु की ओर आ रही है, तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। यहां पर देखिए प्रकाश किरण, नीचे प्रकाश किरण आ रही है जल से वायु की तरफ। ठीक है, और ऊपर से प्रकाश किरण वायु से वायु की तरफ आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे, यहां पर देखिए गुलाल सर की इमेज, यहां पर उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उस बॉडी स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो आ रही है उनकी इमेज पानी से आ रही है और यहां पर वायु से आ रही है। तो जब पानी से मतलब जल से आ रही है तो अपने मार्ग से मुड़ जाएगी, लेकिन यहां पर सीधा सीधा प्रकाश आएगा। बस इतनी सी बात है, तुम्हें जानना है कि जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से भटक जाती है, अपने रास्ते से मुड़ जाती है, अपने रास्ते से थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। इस घटना को ही अपवर्तन कहते हैं। क्या बोला? इस घटना को ही क्या कहा जाता है? अपवर्तन। ठीक है, अब परिभाषा सुनना, वैसे परिभाषा लिखी हुई है, मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूं कि जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी। विचलित मतलब अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाएगी। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। शर्त इतनी है, सुनना ध्यान से, शर्त इतनी है कि माध्यम का परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। अब जल्दी से बताइए कितने 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 बच्चों को अपवर्तन समझ आया? सच बताना। सर जल और ग्लास दोनों से आ रही है बेटा। अभी राम मोहम्मद धीरे धीरे आपको सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, तो बेटा जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वो अपने मार्ग से भटक जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, अपने मार्ग से इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को अपवर्तन। एक प्यारी प्यारी बच्ची ने कहा है, पता नहीं उसका नाम मैं पढ़ नहीं पाया, ठीक है, कि सर मेरे को डाउट है, कृपया कर फिर से समझा दो। ले, तेरी डिमांड को देखते हुए मैं तेरे को बातें फिर से समझा रहा हूं। ठीक है, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? ये सूरज चाचा थे। ठीक है, अब सूरज चाचा से प्रकाश आ रहा था, ये कलर बदलना पड़ेगा। ठीक है, सूरज चाचा से क्या आ रहा था? प्रकाश आ रहा था। ठीक है, अब ये सूरज चाचा से आने वाला प्रकाश मान लो पानी के अंदर एंटर हो गया। 2 मिनट के लिए इमेजिन कर लेना, पानी के अंदर। अभी लाल कलर का प्रकाश ले लेते हैं, ये आती है प्रकाश किरण। इस प्रकाश किरण को जाना कैसे चाहिए? सीधा। इस प्रकाश किरण को जाना कैसे चाहिए? सीधा। पर मजबूरन जब भी प्रकाश किरण वायु से आ रही है, ठीक है, कहां से आ रही है? वायु से आ रही है, और कहां जा रही है? जल में जा रही है। तो इस स्थिति में वो सीधी नहीं जा पाएगी, इस स्थिति में वो सीधी नहीं जा पाएगी। डेफिनेशन बेटा आपको निहारिका अगली वाली स्लाइड में मिलेगी। ठीक है, ये अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाएगी, अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी। इसको जाना चाहिए सीधा। कभी कभी वो यहां आ जाएगी अंदर की तरफ, कभी कभी वो दूर की तरफ भी जाती है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम पहला क्या था बेटा? वायु से जल। ये जरूरी नहीं कि सदैव वायु से जल हो, वायु से कांच में भी आ सकती है, कांच से जल में भी आ सकती है, जल से वायु में भी आ सकती है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से भटक जाती है। और इस प्यारी सी सुंदर सी प्राकृतिक घटना को मैं बोल रहा हूं, ये प्राकृतिक घटना, इसको तुमने नहीं बनाया, इसको मैंने नहीं बनाया, इसको किसी ने नहीं बनाया। ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक थी और प्राकृतिक रहेगी। इस घटना को कहा जाता है अपवर्तन। अब यार सवाल एक बहुत मुश्किल सा है कि क्या कारण है अपवर्तन का? आपके मन में भी आ रहा होगा कि क्या कारण है अपवर्तन का। ठीक है, क्या कारण है अपवर्तन का? मैं आपको बताऊं कारण क्या है, सुनना। अब यार वायु में प्रकाश बहुत तेज चलता है, याद कर, मैंने तुझे बोला था कि इस दुनिया में अगर सबसे तेज है तो क्या है? प्रकाश। ठीक है, इस दुनिया में सबसे तेज है तो क्या है? प्रकाश। उससे तेज कुछ भी नहीं है, लेकिन वो भी तब तक जब तक प्रकाश कहां से जा रहा हो बेटा? वायु से। पता है वायु में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ठीक है, वायु में, या फिर अगर हम उसे निर्वात में भी निकालेंगे तो प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिकतम। लेकिन शब्दों को सुनना, जैसे वायु से जल की जगह अगर यहां पर कांच भी होता, हम आपके सिलेबस में 3 मीडियम से ही डील करेंगे, वायु, जल और कांच, इन तीनों के अलावा चौथा मीडियम है ही नहीं। ठीक है, तो वायु में प्रकाश की गति अधिकतम होती है, लेकिन ये जब जल के अंदर एंटर होगी, लेकिन जब ये कांच के अंदर एंटर होगी तो इसकी गति अधिकतम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब फिर से सुनो बेटा, जब भी, शब्दों को सुनना, आपको परिभाषा में दूंगा, जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी गति में परिवर्तन होता है।
किसमें परिवर्तन तो होता है? गति में परिवर्तन। और गति में परिवर्तन होना अपवर्तन का कारण है। ठीक है, अगर एग्जाम में, वैसे ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों में पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, तो आप साधारण से शब्दों में लिख देना कि गति में परिवर्तन। जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी गति क्या होती है बच्चे? परिवर्तित होती है। और जब गति परिवर्तित होती है तो बेटा वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी, ठीक है, फिर से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इसको कहते हैं अपवर्तन। और अपवर्तन का कारण क्या होता है? अपवर्तन का कारण होता है बच्चे गति में परिवर्तन। प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है और यही अपवर्तन का कारण है। ठीक है, अब बताओ। यू आर वेरी फनी और इंटरेस्टिंग। थैंक यू अमीशा। वो डंकस सर को बताना मत। डंकस सर को जानते हो तुम लोग? वो गुलाल सर को भी मत बताना, वो पोगेश सर को भी मत बताना। वैसे तो बताओगे नहीं, कोई पोगेश सर है ही नहीं, कोई डंकस सर है ही नहीं, कोई गुलाल सर है ही नहीं। जब तक है ही नहीं तो कहां से बताओगे? हाँ, बड़े आए हम तो बताएंगे। कैसे बताओगे? इधर देखो, इधर देखो, परिभाषा बोलने वाले बच्चों। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा में परिवर्तन होता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परिभाषा वही है जो हमने बताया था। क्या बोला था? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है, ठीक है, तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, मतलब अपने दिशा से थोड़ा बदल जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। बेटा अगर तुमको परावर्तन आता है, अगर तुमने परावर्तन सीखा है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर तुमने परावर्तन सीखा है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ये 2 मिनट, ठीक है, ये वाला, ठीक है, मान लो ये है वायु और ये है कांच। ठीक है, ठीक है, ये है वायु और ये है। 1 मिनट के लिए मान लो भाई, एक प्रकाश किरण आती है, बढ़िया मजे से आ रही है प्रकाश किरण। इस आने वाली प्रकाश किरण का मैं नाम रख दूं OA। आए, क्या बोला? आती है। क्या बोला? आती है। क्या बोला? आती है। अरे हर आने वाली प्रकाश किरण को तुम अपनी याददाश्त को ताजा करके बता दो, क्या कहते हैं? आपतित किरण। तो ये प्रकाश किरण जो आ रही है, इस किरण को क्या कहा जाएगा? आपतित किरण। बढ़िया। लेकिन इस प्रकाश किरण को जाना था सीधा सीधा, इस प्रकाश किरण को जाना था सीधा सीधा, लेकिन यह प्रकाश किरण सीधी सीधी नहीं जाती। यह प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में आने के बाद अपने मार्ग से भटक जाती है। क्या बोला? जब भी प्रकाश किरण अपने मार्ग से भटक जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। अर्थात अपवर्तन हो गया तो ये वाली प्रकाश किरण क्या कहलाएगी? अपवर्तित किरण। ठीक है सक्षम यादव, क्या कहलाएगी? शिष्यमणि, है ना? तो बेटा इसको मैं नाम रख देता हूं OB। ठीक है, तो OB क्या कहलाएगी? OB कहलाएगी अपवर्तित किरण। बेटा देखो, अगर आपको ये चीजें सीखना है ना तो इन सभी पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इधर देखो, जिस बिंदु पर, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, आपको ये बिंदु दिख रहा होगा O, इस O को कहते हैं आपतन बिंदु। अरे इन सभी बातों को आपको मैंने बताया था कहां पर? परावर्तन में। सर फील नहीं आया। सर ये तो प्राकृतिक है, इसको आपने नहीं बनाया, इसको मैंने नहीं बनाया, ये कैसा है? प्राकृतिक है। और जब ये प्राकृतिक है, जब ये प्राकृतिक है, जब ये प्राकृतिक है तो फिजिक्स कहां है? याद करो, परावर्तन में फिजिक्स कौन लाया था? नॉर्मल। परावर्तन में फिजिक्स कौन लाया था? अभिलंब। तो यहां भी फिजिक्स कौन लाएगा? अभिलंब। तो इस जगह पर हमने क्या बना दिया? अभिलंब। बेटा अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है, इसका नाम रख दिया एंगल आई। और एंगल आई को कहा जाता है, आप लोग बोलना चाह रहे होंगे, और इसको कहा जाता है आपतन कोण। ठीक है, ये कैलकुलेशन करने में आपकी बहुत मदद करता है। ठीक है, अब देखो, अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बन रहा है, इसे बोलते हैं एंगल आर। तो एंगल आर को कहा जाता है, माफ करना मैं परावर्तन कोण लिखने वाला था, अपवर्तन कोण। ठीक है भैया, तो बेटा आने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण, अंदर जाके मुड़ने वाली प्रकाश किरण अपवर्तित किरण। जिस बिंदु पर दोनों मिल रही हैं, आपतन बिंदु, और बेटा ये अभिलंब है जो कि किस पर? आपतन बिंदु पर लंब है। अब सवाल यह है, लंब किसके साथ है? तो यार सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इससे कहते हैं एंगल आई। आपतित
आपतित किरण और अभिलंब के मध्य एंगल आई, और बेटा ये जो देख रहे हो अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य एंगल आर। क्या परिभाषाओं पर आपका नियंत्रण है? क्या आप सभी को परिभाषाएं क्लियर है? अरे सरल, सघन और विरल हम बताएंगे सर। सभी मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है बेटा। अश्विनी उसका फॉर्मूला बताऊंगा मैं। जब तुमसे बोला जाता है चैट्स करो तब करते नहीं हो। बताओ लस्सी सिंह, बताओ हैप्पी बर्थडे रियान, तुम भी बताओ। वॉइस स्लो है तो चिल्ला चिल्ला के मैं बताऊं सर। हाँ, नो बोला एक बच्चे ने, नो बोला एक बच्चे ने, नो बोला एक बच्चे ने। किसने बोला? देखो देखो बेटा, ठीक है। अब थोड़े से डाउट ले लें आपके। कौन कौन से डाउट हैं? प्रकाश किरण पानी में क्यों मर जाती है? वर्षा बेटा, जब भी प्रकाश किरण वायु से पानी में गई तो उसकी गति में परिवर्तन होता है, इस कारण से मर जाती है। दूसरा सर, ये हवा नहीं आया समझ में एक बार। आकर्ष, आकर्ष बेटा हवा मतलब वायु, ठीक है। वायु से प्रकाश किरण सीधी सीधी जाती है, ठीक है। दूसरा निर्वात क्या होता है? वर्षा जहां वायु भी ना हो, कुणाल जहां वायु भी ना हो। आपतित किरण क्या होती है बेटा? जो आ रही है, जो सीधी सीधी आ रही थी उसे आपतित किरण कहते हैं। सर मेरा कमेंट नहीं जा रहा। सक्षम तुम्हारा कमेंट आया तभी तो आया। सर दर्पण सूत्र आवर्धन नहीं पढ़ेंगे बेटा, अमन पढ़ेंगे। रुको जरा, सब्र करो, सारी बातें पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं छूटेगा, लेकिन एक स्ट्रेटजी के तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपको। एकदम मैं पूरा पहाड़ नहीं डाल दूंगा सिलेबस का, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो इन बातों को याद रखना। क्योंकि 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 अब देखो बेटा ध्यान से, इस डायग्राम को अगर आप फिर से बनाते हो तो ये रहा कांच का टुकड़ा, ठीक है। मान लो ये एक प्रकाश किरण आती है, ठीक है। तो सवाल ये है, ए और बी में आंसर देंगे अपन। ए का मतलब आने वाली प्रकाश किरण, क्या इसे आपतित किरण कहेंगे? ठीक है, क्या इसे आपतित किरण कहेंगे या इसे अभिलंब कहेंगे? ठीक है, एक प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, और आने के बाद ये पारदर्शी माध्यम की सतह पर टकराएगी, तो इसे आपतित किरण कहेंगे या अभिलंब कहेंगे? सर आप अपना इंस्टा आईडी बताइए, गूगल कर लेना। अरे बताओ भाई साहब, ए और बी में से क्या कहेंगे? हैप्पी बर्थडे जिसका भी हो। लेकिन भाई साहब ये बात तो सच है कि अगर किसी का मनोरंजन ना हो रहा हो, अगर किसी का मतलब बड़ा उदास सा फील कर रहा हो, अगर किसी का जिंदगी में बहुत उदासी हो, तो इन उड़ान के बच्चों के कमेंट्स पढ़ा दो। जैसे उड़ान के बच्चों के कमेंट्स पढ़ेंगे तो इतना 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 खुश हो जाएगा वो, क्योंकि मुझे तो बड़ी खुशी मिलती है यार आप लोगों के कमेंट पढ़ पढ़कर। ए आंसर आ रहा है बहुत से बच्चों का, तो ये आपतित किरण ही तो कहलाएगी। सही तो बात है बेटा। ये कौन महाशय है जो सी और डी आंसर देते हैं? कौन महाशय है सी और डी आंसर देते हैं? बेटा मोहम्मद फरहान खान सबसे पहले आंसर दिया। मोहम्मद बंजारा इज बैक, शिवांगी, अलका प्रजापति, अर्जित, रश्मि, शिवानी, प्रकाश, सनी एंड जितेंद्र पांडे। भाई साहब इतने 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 सारे बच्चे सही आंसर दिए हैं, अराउंड 80% बच्चे सही आंसर दिए। अब यार बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम इसको मिस कर गए ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप इसको मिस कर गए ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। फिर से एक एक बात को सुनना। मान लो ये रही एक पारदर्शी सतह, ठीक है, एक एक बात को सुनना बेटा, ठीक है। मान लो ये एक पारदर्शी सतह रही है यार, आप जानते हो कि एक प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है। अब ये वायु से आ रही है, वायु को हवा कहा जाता है बेटा, एयर भी कहते हैं, और ये एंटर हो रही है जल में, ठीक है। शब्दों को सुनना, जल में एंटर हो रही है बेटा, देखना ध्यान से, ठीक है। अब ये वायु से जल में एंटर होती है, ठीक। आप जानते हो कि ये सीधी जाना चाहती है, लेकिन जब माध्यम बदलेगा तो प्रकाश का रास्ता भी बदलेगा। इसी घटना को तो अपवर्तन कहते हैं। जब माध्यम बदलेगा तो प्रकाश का रास्ता भी बदलेगा, इसी घटना को तो अपवर्तन कहते हैं। तो हम यही तो पढ़ने वाले हैं कि जब भी कोई वायु से जल में प्रकाश किरण एंटर होती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विस्तृत हो जाती है। अब ऐसा भी मत सोचना कि बहुत ही ज्यादा विस्तृत हो जाएगी,
अब देखो ये वाली प्रकाश किरण जिसका एरो में येलो बना रहा हूं इसे बोलते हैं आपतित किरण। ये जो प्रकाश किरण है जिसका एरो में येलो बना रहा हूं इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं बच्चे? आपतित किरण। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चे? आपतित किरण। अरे दूसरा देखो, इधर देखो, एक और प्रकाश किरण है जिसका एरो में रेड बना रहा हूं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो रेड वाली प्रकाश किरण क्या कहलाएगी? अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, दोनों को ध्यान से देखिए। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगली बात है ना, एक व्हाइट कलर की लाइन खींची है, इसे क्या कहते हैं? अभिलंब। हमारे कैलकुलेशन में कौन मदद करता है? अभिलंब। देखना बेटा ध्यान से, एक 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 हम पिंक कलर का एंगल बना रहे हैं यहां पर, क्या कहते हैं इसे? एंगल आई। ठीक है, और एंगल आई का मतलब क्या हो गया? आपतन कोण। ठीक है, कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण। एक और रंग का उपयोग करते हैं, एक और रंग का उपयोग करते हैं, ये रहा, ये नीला वाला रंग। ठीक है, और ये नीला वाला रंग का एंगल बन रहा है आर। तो एंगल आर को कहा जाता है अपवर्तन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? अपवर्तन कोण। ठीक, सुने ध्यान से, सुने ध्यान से, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अपवर्तन के नियम। ठीक है, सुने ध्यान से, अभी के अभी की क्लास में आपको अपवर्तन के नियम को याद करना है। अभी के अभी की क्लास में आपको अपवर्तन के नियम को याद करना है। अभी की अभी क्लास में आपको अपवर्तन के नियम को अपने दिमाग में बिठाना है। सुनो ध्यान से, अब उस डायग्राम में देखिए, मुझे मत देखना, उस डायग्राम में देखना और जो बोल रहा हूं उसे सुनना। क्या आपको आपतित किरण दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिख रही होगी। क्या आपको अपवर्तित किरण दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिख रही होगी। क्या आपको अभिलंब दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। तीन चीजों को ध्यान से देखना, कौन कौन सा? आपतित किरण, दूसरा देखो अभिलंब, तीसरा देखो अपवर्तित किरण। फिर से बोल रहा हूं, तीन किरणों को ध्यान से देखना, आपतित किरण, अभिलंब और तीसरा अपवर्तित किरण। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ना बच्चे, ध्यान से देख पा रहे हो ना बच्चे, तो देखो नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, क्या बोला? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यही तो डायग्राम था। अरे तुम डायग्राम में देखो, ये तीनों एक ही तल में तो है। पहला नियम याद हो गया। ठीक है, अब जल्दी से कमेंट में बताते जाना कि आपतित किरण दिख रही है, अपवर्तित किरण दिख रही है या अभिलंब आपको दिख रहा है। अगर आपको ये तीनों चीजें दिख रही हैं तो आपको पहला नियम भी आपकी आंखों के सामने दिख रहा है। ये नियम कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यही पहला नियम है। ठीक है, चैट्स ओपन है, आप लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। वैसे कि आप बहुत अधिक भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो आप अपनी भावनाओं को जरूर व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, पहला नियम बेटा फिर से सुनो। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है या मैं कोई बहुत बड़ा जादू करके आपको याद कराने वाला हूं। आप मेरे शब्दों को सुनना और डायग्राम को देखना। आपतित किरण, अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। यही तो पहला नियम है। अब बेटा जितनी आसानी से तुमने पहला नियम पढ़ लिया उतनी दिक्कत से तुम्हें दूसरा नियम पढ़ना है। बेटा सुनना, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं जो दूसरे नियम में आते हैं। ठीक है, और दूसरा नियम जो है ना, दूसरा नियम जो है ना, बड़े बड़े बच्चों की वाट लगा देता है। जितना आसान पहला नियम है ना, दूसरा नियम उतना ही मुश्किल है। नैतिक अग्रवाल कहता है सर रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, परावर्तन देख, नैतिक अग्रवाल बेटा, एक प्रकाश किरण आई, आपतित किरण, एक प्रकाश किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होंगे और ये अपवर्तन का पहला नियम है। ठीक है, ठीक है बेटा नैतिक अग्रवाल। और भी काफी बच्चे थे, 2-3 बच्चों ने कहा था रिपीट। अब सुनना, जितना आसान था पहला नियम उतना मुश्किल है दूसरा नियम। ठीक है, तो अपवर्तन का पहला नियम ये लिखा हुआ है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब दूसरा नियम सुनना। ठीक है यार, अब डायग्राम को देखना। क्या आपको एंगल आई दिख रहा है? ओ भाई साहब क्या हो गया ये? ठीक है, क्या आपको एंगल आई दिख रहा है? आप बोलोगे सर बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो एंगल आई कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है एंगल आई। ठीक है, तो उस 0, 30, 60, 90 का आपको क्या निकालना है? साइन। अरे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है थोड़ी बहुत, मैथ्स में नहीं पढ़ी है तो पढ़ लोगे। तो साइन क्या निकालना है? आई का। साइन क्या निकालना है? आई का। और आप दूसरे वाला कोण देख रहे हो आर, तो इसका भी क्या निकालना है बच्चे? आर का साइन। ठीक है, तो आपने क्या निकाल लिया? साइन आई। और आपने क्या निकाल लिया? साइन आर। आपने क्या निकाल लिया? साइन आई। आपने क्या निकाल लिया? साइन आर। तो साइन आई और साइन आर का अनुपात निकालो। यह हमेशा नियतांक होगा। यह हमेशा क्या होगा बच्चे? नियतांक होगा। मैं आपसे कहा था कि इसमें बहुत सारी स्थितियां हैं, बहुत सारी शर्तें हैं, बहुत सारे गवाह हैं, इनको सुनने वाले, इनको बताने वाले। फिर से अगर आप देख पा रहे हो साइन
ये एंगल आई दिख रहा है, एंगल आई का क्या निकालो? साइन। एंगल आर का क्या निकालो? साइन। इनका अनुपात निकालो। इनका अनुपात सदैव नियत होगा, लेकिन शर्त ये है, ये नियत तब होगा जब माध्यम भी नियत हो। जब क्या नियत हो बच्चे? माध्यम भी नियत हो। मतलब ये नियत तभी होगा जब आप हर बार वायु और जल के लिए ही नापो, या फिर आप वायु या कांच के लिए ही नापो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले वायु और जल के लिए इसका अनुपात निकाल लो और फिर अगली बार वायु और कांच के लिए निकालो और सोचो कि ये नियत आए। नहीं आएगा। अगर आपके माध्यम नियत होंगे, नियत मतलब एक जैसा, नियत मतलब अपरिवर्तनीय, नियत मतलब हमेशा एक जैसी वैल्यू बताता है, तो वायु या जल के लिए अगर आप साइन आई और साइन आर का अनुपात निकालोगे तो हमेशा एक फिक्स वैल्यू आएगी। और एक बात और बता दूं, इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, देखो मैंने पूरी जान लगा दी, मेरे को अटैक आने नहीं, अटैक यहां आता है, बायोलॉजी वाले सर से पूछना पड़ेगा। नियतांक का मतलब बच्चे जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती हो, जिसको कांस्टेंट भी बोला जाता है। ठीक है, ओके भैया, ताबिज सर आप चैट्स ऑफ कर देते हैं, बच्चे बहुत परेशान करते हैं, जब आप आंसर पूछें तभी ऑन किया करो। ठीक है, नियतांक का, हाँ बेटा, इससे उषा बेटा स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? स्नेल का नियम। फिर से, नियत का मतलब जिसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो, कभी भी आपको अपवर्तन दिया गया हो। ठीक है, आप साइन आई और साइन आर का अनुपात निकालो तो वो हमेशा नियतांक होगा, लेकिन नियतांक तब होगा जब आपके माध्यम नियत हो। मतलब ऐसा नहीं हो, एक मिनट इमेजिन करो कि आपने वायु और जल के लिए वैल्यू निकाली और वैल्यू आई 1.5। एक मिनट इमेजिन करो, फिर आपने वायु और कांच के लिए वैल्यू निकाली तो हो सकता है 1.7 आ जाए, लेकिन आप हमेशा जब वायु और जल के लिए इसकी वैल्यू निकालोगे तो संभवतः 1.5 आ सकती है। तो ये वैल्यू नियत, ये जो वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू कभी बदलती ना हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू कभी बदलती ना हो, ये आप तभी लगा सकते हो जब माध्यम क्या हो बच्चे? नियत हो। अगर आपने माध्यम बदल दिया तो कभी भी, ठीक है प्रांजल बेटा, कभी भी ये वैल्यू नियत नहीं होगी। ठीक है, एक बार फिर से, क्योंकि देखो मैं जानता हूं कि तुम बहुत छोटे बच्चे हो बेटा, बहुत प्यारे बच्चे हो, तो मैं समय लगता है। और एक बहुत शायद आपको अजीब सी बात लगे, हम हिंदी मीडियम के बच्चे जो है ना, एक बार जो दिमाग, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, मैं भाई हिंदी मीडियम का जो बच्चा होता है ना, एक बार जो दिमाग में बैठा लेता है ना, जिंदगी भर कभी उसे नहीं निकालता। मैं अभी के अभी जानता हूं, मैं अभी के अभी आप सभी से कह रहा हूं कि आप सभी को हर वो बात याद होगी जो 5th-6th क्लास में पढ़ाई गई होगी, हर वो बात याद होगी जो आपको 5th-6th क्लास में पढ़ाई गई होगी, याद रखना। ठीक है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के बच्चों की याददाश्त बहुत तेज होती है। हम हिंदी मीडियम के बच्चे कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई में समझते हैं, हम हिंदी मीडियम के बच्चे एक एक बात को बहुत डिटेल में जानते हैं। ठीक है, अब सुनो फिर से, आपने करा क्या? एंगल आई आपतन कोण का साइन निकाला, एंगल आर अपवर्तन कोण का साइन निकाला और इनका अनुपात निकाल लिया। अगर आप इसका अनुपात निकालोगे हमेशा एक जैसी वैल्यू आएगी, और ये एक जैसी वैल्यू क्या कहलाती है? नियतांक कहलाती है। और ये तभी होगा जब आपके माध्यम नियत होंगे। अगर आपने माध्यम वायु और जल लिया है तो सदैव वायु और जल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होगी। ठीक है, अच्छा आप कोई और माध्यम लोगे तो उसके लिए वैल्यू हमेशा फिक्स होगी, क्योंकि ये बात एक स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने बताई थी, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। घबराओ मत, मैंने यहां पर लिखा भी हुआ। ठीक है, कि जब भी कोई प्रकाश के ठीक है, प्रकाश के आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब क्या होता है बच्चे? साइन। तो साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है यह सदैव कैसा होता है? नियतांक होता है। ये सदैव कैसा होता है बच्चे? नियतांक होता है। ये सदैव कैसा होता है बच्चे? नियतांक होता है। ये सदैव कैसा होता है बच्चे? नियतांक होता है। ठीक है, अब बोल लो यार, बहुत देर से शांत रखा है तुम लोगों का, अब बोल लो। ठीक है, अब बताओ बेटा दोनों नियम कितने बच्चों को समझ जाए? देखो मुश्किल नहीं है, नया है, आप एक दो बार पढ़ोगे ना बेटा, खुद ब खुद आपके दिमाग में भर जाएगा। अमीशा रजक, सर साइन आई साइन आर कैसे निकालते हैं? बच्चे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। ठीक है, सक्षम यादव थैंक यू बेटा, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी बेटा। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में आपने त्रिकोणमिति कहते हैं जैसे हिंदी में, त्रिकोणमिति में आपको साइन कोसेक कोसेक से कॉट पढ़ाया गया होगा, ये कमल सर बताएंगे आपको। ठीक है, क्लियर है बेटा?
मैक्सिमम बच्चों को क्लियर है। एक बच्चा कह रहा है सर बहुत इजी है। बेटा देखो यहां पर कुछ बच्चे बहुत जल्दी भी समझते हैं, कुछ बच्चे बहुत लेट भी समझते हैं। मुझे सबकी बैंडविड्थ को मिलाते चलना है। जिसको लेट समझ आएगा उसके लिए 2-3 बार रिपीट, और जिसको एक बार समझ आ गया उसके लिए 2-3 बार रिविजन हो जाएगा। ठीक है। अब यार बहुत देर से बच्चे ये नियतांक कर रहे हैं, बहुत देर से बच्चे नियतांक कर रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, ये नियतांक बोलने वाले बच्चों जरा अपने कानों को खोलकर मेरी बातों को सुन लेना, क्योंकि अब मैंने चैट्स बंद कर दी हैं। तो सुनो ध्यान से, ठीक है, सुनो ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, मैंने बोला बहुत देर से नियतांक कर रहे थे। मैंने बोला, ठीक है, मैंने बोला कि साइन आई और साइन आर का अनुपात हमेशा फिक्स होता है। क्या बोला? साइन आई और साइन आर का अनुपात हमेशा फिक्स होता है, मतलब हमेशा इसकी वैल्यू नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। पता है इस नियतांक को क्या बोला जाता है? ठीक है, इस नियतांक को क्या बोला जाता है? इस नियतांक को बोला जाता है अपवर्तनांक। ठीक है, क्या बोला जाता है बच्चे? अपवर्तनांक। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया में किसी से भी पढ़ लो, आपको अपवर्तनांक के बारे में बता देगा बेटा साइन आई और साइन आर का अनुपात जो होता है अपवर्तनांक होता है। लेकिन मैं आपको एक नई बात बताऊंगा, ठीक है, कि ये अपवर्तनांक होता क्या है। ठीक है, क्या बोला? अपवर्तनांक होता क्या है मैं आपको बताऊं। अपवर्तनांक हमारे 2 काम में आएगा। फिर से बोल रहा हूं, ये पहले तो अपवर्तनांक होता क्या है ये जान लो। कभी भी आप साइन आई और साइन आर का अनुपात निकालोगे हमेशा एक फिक्स वैल्यू आएगी, और ये फिक्स वैल्यू क्या कहलाएगी? अपवर्तनांक कहलाएगी। इसका नाम ही अपवर्तनांक है, और अपवर्तनांक हमारे 2 काम में बताएगा। पहला, याद रखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरे शब्दों के अंदर पूरी बातें छुपी हुई हैं। अगर अपवर्तनांक की वैल्यू बहुत ज्यादा है, फिर से अगर अपवर्तनांक की वैल्यू बहुत ज्यादा तो प्रकाश किरण भी बहुत ज्यादा मुड़ेगी। क्या बोला मैंने? अगर अपवर्तनांक की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो प्रकाश किरण भी बहुत ज्यादा मुड़ेगी। एक बात ये बहुत ध्यान से सुनना, अगर अपवर्तनांक की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो प्रकाश किरण भी बहुत ज्यादा मुड़ेगी। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस दुनिया में सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरे का। किसका होता है बच्चे? हीरे का, डायमंड का होता है, और इसकी वैल्यू होती है 2.42। मैंने अभी बोला कि जितना अधिक अपवर्तनांक प्रकाश किरण भी उतनी ज्यादा मुड़ेगी। मतलब इस दुनिया में प्रकाश किरण सबसे ज्यादा कहां मुड़ेगी? हीरे में। बस यही आपको बताना था कि अपवर्तनांक हमें बताता क्या है। अपवर्तनांक हमें कहता है कि जितना अधिक उसकी वैल्यू है ना, उतना अधिक प्रकाश किरण मुड़ेगी। मान लो किसी हमें दिए गए हैं 4 माध्यम, एक का माध्यम 1.1 है, एक का अपवर्तनांक 1.2 है, एक का अपवर्तनांक 1.3 है, और एक का अपवर्तनांक 2.1 है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि इन चारों माध्यम जिनके अपवर्तनांक की वैल्यू ये है, इन चारों में से प्रकाश किरण को सबसे ज्यादा कौन मोड़ेगा? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? अपवर्तन। तो अपवर्तन में प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो रही है, प्रकाश किरण अपने मार्ग से मुड़ रही है। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा प्रकाश किरण कौन मोड़ेगा? 2.1 अपवर्तनांक वाली माध्यम। क्यों? क्योंकि यही तो तुमको बताया कि जितना अधिक अपवर्तनांक उतनी ज्यादा प्रकाश किरण मुड़ेगी। दूसरी बात और, ये तो एक बात थी, दूसरी बात और, जितना ज्यादा अपवर्तनांक माध्यम का उतनी कम प्रकाश की चाल। ठीक है, मतलब मान लो किसी माध्यम का साइन आई और साइन आर का अनुपात बहुत ज्यादा आया तो उसके अंदर प्रकाश की चाल क्या होती जाएगी? कम। तो यार हीरा जो है सबसे ज्यादा अपवर्तनांक रखता है। मैं बोल रहा हूं जितना ज्यादा अपवर्तनांक उतनी कम प्रकाश की चाल। तो हीरा जो है सबसे ज्यादा अपवर्तनांक रखता है, तो इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? निम्नतम होती है। इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? निम्नतम होती है। तो अपवर्तनांक आपको 2 चीजें बताता है। पहला क्या बताता है? अपवर्तनांक आपको 2 चीजें बताता है। पहला बताता है कि प्रकाश किरण को कितना मोड़ना है, दूसरा प्रकाश किरण की चाल क्या होगी। जितना ज्यादा अपवर्तनांक उतनी ज्यादा प्रकाश किरण मुड़ेगी, और जितना ज्यादा अपवर्तनांक उतनी कम प्रकाश की चाल। इन दोनों बातों को जिसने समझ लिया, अपवर्तनांक का बेसिक समझाया मैंने। ठीक है, अपवर्तनांक का बेसिक समझाया। अब कानों को खोल कर बैठो, आंखों को बंद करके नहीं, आंखों को खोल कर बैठो। ठीक है, आंखों को खोल कर बैठो और सुनो। निखिल, हाँ निखिल आंसर देते हैं। सर धीरे धीरे बोलिए प्लीज। हाँ यार बेटा, यार मेरे को अटैक आने वाला नहीं। अटैक यहां आता है या यहां आता है यार? समझ नहीं आ रहा कि दिल कहां होता है। क्या हुआ? मेरा दिल तो मेरे उड़ान के बच्चों ने ले लिया है। ठीक है, इसलिए मुझे पता नहीं है दिल कहां होता है। ठीक है, ओके बेटा, दोनों नियम के नोट्स आपको मिल जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। अनीशा क्लास 45 पर खत्म होगी। ठीक है, पंकज डंकज बिलाल गुलाल योगेश पुगेश आए, ये कौन है? समझ आ गया ज्योति सिंह को? युवराज सिंह कहते हैं रिपीट। ठीक है, रिपीट।
इसी वजह से हीरा चमकता भैया। वर्षा ने बहुत सुंदर सी बात बोली, इसी वजह से हीरा चमकता है। ठीक है, युवराज भैया कहते हैं कि रिपीट कर दो भाई साहब, युवराज जी सुनिए ध्यान से। ठीक है, ये कहते हैं, मैं आपको बताता हूं कि साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, अब अपवर्तनांक में दो चीजों का बोध कराता है। आप अपवर्तनांक को देखकर दो चीजें बता सकते हो कि सबसे जितना ज्यादा अपवर्तनांक उतनी कम प्रकाश की चाल, और जितना ज्यादा अपवर्तनांक उतनी ज्यादा प्रकाश को मोड़ने की क्षमता। अब देखना बेटा, बहुत प्यारी सी बात छुपी हुई है। ठीक है, बहुत प्यारी सी बात छुपी हुई है, इस चित्र को ध्यान से देखना। ठीक है, अब क्या हुआ, प्रकाश किरण आ रही थी एक माध्यम से, ठीक है, और प्रकाश किरण आकर मुड़ गई दूसरे माध्यम में। यही तो मैं बोलना चाह रहा हूं, प्रकाश किरण आ रही थी एक माध्यम से और प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में आने के बाद मुड़ गई। बहुत शानदार बात छुपी हुई है। तो सवाल यह, यहां तो दो माध्यम है सर, सवाल यह है यहां तो दो माध्यम है। ठीक है, सवाल यह है यहां तो दो माध्यम है, दोनों में से किसका अपवर्तनांक निकालेंगे? अरे तुम सुनो तो तुम्हें आंसर पता है। क्या बोला था? अपवर्तनांक हमें बताता है कि प्रकाश किरण कितनी मुड़ती है। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहां दूसरे माध्यम में आने के बाद प्रकाश किरण मुड़ रही है, और अगर दूसरे माध्यम में आने के बाद प्रकाश किरण मुड़ रही है, मतलब आप अपवर्तनांक कौन से माध्यम का निकालते हो? सदैव दूसरे माध्यम का। तो बेटा 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 आपके पास हो सकता है कोई बुक हो तो उसमें अपवर्तनांक को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कुछ कुछ बुक्स इससे एन से रिप्रेजेंट करती हैं, अंग्रेजी के अल्फाबेट एन से रिप्रेजेंट करती हैं, और कुछ कुछ बुक एक म्यू नाम के अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करती है। और बेटा याद रखना, अपवर्तनांक सदैव दूसरे माध्यम का निकाला जाता है। अपवर्तनांक सदैव दूसरे माध्यम का निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण तो दूसरे माध्यम में आने के बाद ही मुड़ती है। ठीक है प्रांजल भैया, ठीक है, प्रकाश किरण सदैव दूसरे माध्यम में आने के बाद ही मुड़ती है। पहले माध्यम में तो सीधी सीधी जाती है भाई, पहले माध्यम में तो कैसी जाती है? सीधी सीधी जाती है। पहले माध्यम में कैसी कैसी सीधी। तो अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का किसके सापेक्ष? पहले माध्यम के सापेक्ष। हो सकता है बेटा, मैं फिर से कह रहा हूं, हो सकता है आपकी बुक में, आपके पास जो भी बुक हो, अपवर्तनांक को एन से रिप्रेजेंट कराओ। हो सकता है आपके पास जो भी बुक हो अपवर्तनांक को म्यू से रिप्रेजेंट कराओ। मैं आपको एक और बात बताऊं बेटा, अपवर्तनांक का एक और सूत्र होता है ना, अपवर्तनांक का एक और सूत्र होता है जिसके बेसिस पर बहुत से न्यूमेरिकल होते हैं, जिसके बेसिस पर बहुत से, पता है क्या होता है? V1 बटा V2। ठीक है, क्या हो गया इसका सूत्र? V1 बटा V2। बेटा बहुत से सूत्र, बहुत से न्यूमेरिकल होने वाले। मान लो इधर देखो इस चित्र को, इस चित्र में आप पहले माध्यम से प्रकाश किरण आ रही थी, दूसरे माध्यम में मुड़ गई। मैंने तुमको बोला था कारण क्या है? इसका कारण तुम याद करो, इसका कारण था प्रकाश किरण की चाल में परिवर्तन। मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की स्पीड कुछ और होगी, दूसरे माध्यम में प्रकाश की स्पीड कुछ और होगी। तो जो पहला माध्यम है ना, क्या बोला कहां गए भाई साहब तुम? ठीक है, जो पहला माध्यम है ना V1, उसमें गति है प्रकाश की। तो V1 फर्स्ट माध्यम में प्रकाश की गति, ठीक है, फर्स्ट माध्यम में प्रकाश की गति, और V2 दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति। ठीक है, तो अगर आपने अपवर्तनांक निकालना है तो या फिर इस सूत्र का उपयोग कर लो या फिर इस सूत्र का उपयोग कर ले। ठीक है भैया, एक बात बोलूं बेटा, अभी एक बच्चा बोला, मेरे वो बात दिल में लगी, जो दिल में लग, वो गाना आता नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, एक बच्चा बोलते सर आप बहुत बोलते हो। क्या होता है कि जब अपन परिवार में होते हैं ना तो मन से बहुत सी बातें निकलती हैं। मतलब घर में होते हैं ना, घर में अपनों का जहां माहौल होता है ना तो मन से बहुत सी बातें निकलती हैं। तुम सब मेरे अपने हो, तुम सब मेरा परिवार हो। उड़ान बैच में 3 साल से ले रहा हूं, 3 साल मेरा तीसरा बैच है, जो कि मतलब 1 साल यूट्यूब लिया था, 2 साल बैच लिया था, चौथा होगा बेटा। उड़ान बैच मेरे दिल के इतना करीब है, इतना करीब है, इतना करीब है। तो यहां मैं मस्ती भी करूंगा, यहां पर मैं अपने मन की बात भी बोलूंगा, यहां पर मैं आपसे लड़ूंगा भी, यहां पर मैं आपको डांटूंगा भी, सब कुछ करूंगा, क्योंकि हम एक परिवार हैं। उड़ान ये पूरा जो बैच है ना, वी आर अ फैमिली। ठीक है, बोलो आप भी बोल रहे यार कितना अच्छा इंस्टाग्राम आईडी, तुम मुझसे दोस्ती करोगी? नहीं, मैं बहुत सारी बातें मैं इग्नोर कर रहा हूं यार। ठीक है, याद रखना है। ओ भाई साहब, कमेंट आया कि सर 9th क्लास पास करके IIT कैसे निकालें? क्या 9th क्लास से IIT कैसे फोड़े? मैं जमीन में मार के तेरा टकला फोड़ दूंगा।
9th क्लास में आईआईटी कैसे फोड़े? पढ़ ले बेटा, मौका है। 9th क्लास में आईआईटी, मैंने जमीन में मार के तेरा खोपड़ा फोड़ दिया। 9th क्लास में आईआईटी फोड़ेगा ये? हाय चल भैया, ठीक है। अब देख बेटा और कुछ बातें हैं यार। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, ये एक मात्रक विहीन राशि है। मतलब अगर मैंने बोल दिया अपवर्तनांक की वैल्यू 1.5 है तो आपको मान जाना है। अगर मैंने बोल दिया अपवर्तनांक की वैल्यू 2.5 है तो मान जाना है। अगर मैंने अपवर्तनांक की वैल्यू बोल दी 1 है तो मान जाना है। आपको सवाल जवाब नहीं करना कि सर किलोग्राम में मीटर है, कुछ नहीं होता, मात्रक ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? अरे इधर देख, सेम राशियों का अनुपात है। अगर V1 का मात्रक तूने रख दिया 2 मिनट के लिए मीटर प्रति सेकंड, V2 का मात्रक रख दिया मीटर प्रति सेकंड, कट जाएगा ना। और अगर कट गया तो मतलब एक मात्रक विहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। मतलब अपवर्तनांक एक मात्रक विहीन राशि है, इसको किसी भी जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी भी। हाँ भाई साहब बिल्कुल सही बात बोली। ये एक बच्चा बोल रहा है राजवंश सर की क्लास में भी ऐसा हुआ था, सेम क्वेश्चन तुम ही गया होगा उनकी क्लास में। राजवंश सर को अभी फोन लगाता हूं कि तुम्हारी फिजिक्स और मेरी फिजिक्स में एक कोई आ गया है जो कि गड़बड़ कर रहा है, 9th क्लास पास करके आईआईटी में जाना चाहता है। उनकी क्लास में भी यही गया था। हाँ राजवंत भाई से भी मेरी बात हुई थी, वो सेम टू सेम बच्चा गया था और सेम टू सेम कमेंट कर रहा है। रुक जा अभी लगाता हूं राजवंत सर को फोन। बेटा तुझको मैं आईआईटी पहुंचा दूं, इसके पहले तुझे कुछ बातें याद रखना पड़ेंगी, ठीक है। अरे यार तुम्हारे केमिस्ट्री वाले जो सर है ना, अरे तुम्हारे जो केमिस्ट्री वाले सर है ना, ठीक है, जो शुरू ऐसे करते हैं, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर, ठीक है। तो उन सर से कह देना, उन सर से कह देना, क्या कह देना, उन सर से कह देना कि हमको ठोस द्रव्य और गैस के बारे में बता दें। हाय क्या बता दें? ठोस द्रव्य बताया होगा, वैसे वो पढ़ाते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इंसान है। माना कि मेरे मित्र है तो मैं परेशान करने का हक तो रखता हूं, मैं तो बहुत परेशान करता हूं। तो क्या हुआ, ऐसी बात हुई, कुछ ऐसी बात हुई के ठोस द्रव्य और गैस, अगर आपके सामने 3 नाम रख दिए जाएं तो आपको इस बात पर ध्यान से समझना पड़ेगा कि हम अभी तक बातें कर रहे थे वायु की, ठीक है, फिर मैं कुछ बातें कर रहा था जल की, और कुछ बातें कर रहा था कांच की, ठीक है ना। अब देखो इन तीनों में से ये वायु किस में है? गैस में। जल किस में है? द्रव्य में। और कांच किस में है? ठोस में। यही तो सच है, इसी सच को तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। तो मेरे बच्चों बहुत दिक्कत होती है, बच्चों को बहुत परेशानी होती है, बच्चों को बहुत दुख होता है मेरे बच्चों को कि यार मैक्सिमम बच्चे ये सघन माध्यम और विरल माध्यम नहीं समझ पाते। मैं आपको बताता हूं, कोई ट्रिक नहीं है, कोई तरीका नहीं है, बस आपका तरीका दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा विरल कौन सा है? गैस। उससे ज्यादा सघन कौन सा है? द्रव। उससे ज्यादा सघन कौन सा है? ठोस। पता है क्यों? तुमको वो केमिस्ट्री वाले सर ने पढ़ाया होगा कि गैस में अणु दूर दूर होते हैं, है ना, द्रव्य में अणु थोड़े पास होते हैं, और ठोस में अणु बहुत ज्यादा पास होते हैं। कल्पना करना, कोई प्रकाश किरण वायु से जा रही है, सबसे तेज जाएगी, ठीक है। अगर कोई प्रकाश किरण जल से जा रही है तो थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन अगर कोई प्रकाश किरण कांच से जा रही है तो स्पीड और ज्यादा कम हो जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि गैस, द्रव्य और ठोस ये 3 अलग अलग प्रकार के माध्यम है। अब देखो मैक्सिमम बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता। मैं तुमको बताता हूं कि कब आप सघन कब आप विरल लोगे। मान लो आपको दिया गया है वायु और जल का जोड़ा, ठीक है। वायु और जल का जोड़ा अगर देखो तो बेटा जिसके अणु पास पास होंगे वो सघन माध्यम हो जाएगा। तो इन दोनों में से तुम अगर ध्यान से देखो, अणु पास पास किसके हैं? जल के हैं। तो ये कैसा माध्यम हो गया? सघन माध्यम हो गया, ठीक है। तो जब ये सघन माध्यम हो गया तो ये कैसा माध्यम हो गया? विरल। विरल मतलब जिसके अणु दूर हो, ठीक है, और सघन माध्यम जिसके अणु पास हो। एक बात ये याद रखना, दूसरी बात याद रखना, जल और कांच दिया हो, पहली बात तो आपको मैंने बताई थी वो। अब जल और कांच में अगर आप ध्यान से देखो किसके अणु पास पास हैं, तो तुम बोलोगे सर कांच के। तो कांच कौन सा माध्यम हो गया यहां पर? सघन माध्यम। और जल कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम। 1 मिनट, जल यहां विरल हो गया, जल यहां सघन था। देखा, होता है ना कंफ्यूजन? देखा, 1 मिनट में वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, 1 सेकंड भी नहीं लगा। तो बेटा जब भी तुमको सघन और विरल का निर्धारण करना हो तो घबराना नहीं, बिल्कुल पहले माध्यम को देखना। जैसे मैं वायु और जल को ध्यान से देखा, मैंने देखा जल के अणु पास पास होते हैं तो वो कैसा माध्यम हो जाएगा? सघन, है ना। और वायु के अणु दूर दूर होते हैं तो कैसा माध्यम हो जाएगा? विरल।
अब ये ना बोलना कि सर ये अणु पास अणु दूर कैसे होते हैं, कृपया अगर ऐसे नादान सवाल ना करना। देखो जल और कांच को अगर मैंने ध्यान से देखा तो कांच एक ठोस अवस्था में है तो इसके अणु पास पास होंगे अर्थात सघन, और जल है ना इसके अणु दूर दूर होंगे तो ये विरल माध्यम हो जाएगा। तो जब भी आपको सघन और विरल का निर्धारण करना हो, जब भी आपको सघन और विरल का निर्धारण करना हो तो कृपया कर माध्यम को अच्छी तरह से देखें, उसके बाद ही कोई फैसला ले। जल्दबाजी में किसी प्रकार का फैसला लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है रागिनी कुमारी, ठीक है, ओके साधना जी। तो हम बढ़ते हैं आज की क्लास के आखिरी टॉपिक की तरफ। 10 मिनट की क्लास और बाकी है, मैं ग्लास लैब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, आज इसी पे मैं खत्म करूंगा। ठीक है, देखो ठीक है, देखो ये प्रकाशी माध्यम क्या होता है, प्रकाशी माध्यम सब समझ आ गया। अब सुनना ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब ये एक स्थिति है, अब ये एक स्थिति है। ठीक है, अब ये एक स्थिति है, इस स्थिति को मैं नाम दे रहा हूं नंबर 1। ठीक है, नंबर 1, और इस स्थिति को मैं नाम दे रहा हूं नंबर 2। देखो ठीक है, अब मैं नामकरण कर रहा हूं। मान लो यहां पर प्रकाश किरण वायु से आती है और जाती है कांच में। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पारदर्शी होते हैं तो जा सकती है। अब दूसरी स्थिति में देखिए, मान लीजिए प्रकाश किरण कांच से आती है और जाती है वायु में। ठीक है, कानों को खोल लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड में तो शायद ये क्वेश्चन आया भी था। बहुत ध्यान से सुनना, अपनी आंखों को यहां लगाए रखना, क्योंकि ये आखिरी टॉपिक है। अगली क्लास में ग्लास लैब कराऊंगा, आज मेरा कराने का मन तो था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बताना बहुत जरूरी है। सुनो ध्यान से, वायु और कांच में से विरल कौन सा होगा, सघन कौन सा होगा? वायु और कांच में से, अरे कांच के अणु पास होंगे तो ये क्या हो गया, सघन। ठीक है, वायु क्या हो गया, वायु, अरे बोलो विरल, कैसे बोलोगे, चैट्स तो बंद है। इधर देखो, कांच और वायु को अगर ध्यान से देखो, कांच और, तो कांच कैसा हो गया, सघन। ठीक है, और वायु कैसा हो गया, विरल। यही तो बात मैं तुम्हें बताना चाहता था। अब पहली वाली स्थिति को ध्यान से देखना, एक प्रकाश किरण आती है, एक प्रकाश किरण आती है, इस प्रकाश किरण को जाना था सीधा, इस प्रकाश किरण को जाना था सीधा, लेकिन सीधी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि माध्यम बदल रहा है। आपको एक बात बताऊं, जब भी प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है, सघन में जाती है, तो इसकी गति क्या होती है, कम होती है। इसकी गति में क्या होती है, कम होती है। गति क्या होती है बच्चे, कम होती है। और जब भी गति कम होगी तो यह प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, मतलब इसको जाना था सीधा, लेकिन अभिलंब के पास आ जाएगी। दूसरी वाली स्थिति को समझो, एक प्रकाश किरण आती है, आके जाना चाहती है सीधी 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 सीधी, लेकिन ये सीधी सीधी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये सघन से विरल में आती है, और जब भी कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में आती है तो इसकी गति में बढ़ोतरी होती है। गति क्या होती है बच्चे, बढ़ती है। और गति क्या होती है बच्चे, बढ़ती है। और अगर गति बढ़ती है, ठीक है, अगर गति बढ़ती है, अगर गति बढ़ती है, गति क्या होती है, बढ़ती है। और अगर गति बढ़ती है तो इस स्थिति में प्रकाश किरण अपने मार्ग से कहां चली जाती है, दूर की तरफ चली जाती है। इन दोनों बातों को ही तो बताना चाहता था कि अगर कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में आती है या फिर विरल से सघन में आती है तो वो अभिलंब की ओर आ जाती है, और अगर कोई प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर आती है तो अभिलंब से दूर झुक जाती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि अगर कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में आती है तो उसकी गति बढ़ती है, और अगर कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो उसकी गति कम होती है। अब बता दो कितने परसेंट बच्चों को यह कॉन्सेप्ट याद हो गया? कई बार, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है क्या, कि जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो उसकी गति में क्या परिवर्तन होगा, तो आप तुरंत लिख देना कि उसकी गति कम हो जाएगी। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में आती है तो उसकी गति में क्या परिवर्तन होता है, तो आप तुरंत लिख देना गति बढ़ती है। अब जल्दी से जिस जिसको चमक गया, जिस जिसको आ गया, इस चैट्स में दिल बना डालो। भाई साहब पहली लाइन में मैंने देखा नो वाला कोई भी बच्चा नहीं है, सबको क्लियर है, दिल बना डालो, दे डालो दिल अपना मुझे। कोई बाबू नहीं, कोई सोना नहीं, मैं ही तुम्हारा बाबू हूं, मैं ही तुम्हारा सोना हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारा रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट के लिए मैं तुम्हारी पिटाई भी करूंगा, तुम्हारी डांट भी लगाऊंगा, तुम्हें मार भी लगाऊंगा। क्लियर है।
क्लियर है, सबने अपना दिल हमको दे दिया, ये दिल मुझ पे आ गवा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को सुनना। बहुत देर से बच्चे न्यूमेरिकल कर रहे थे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन का आंसर डाल देता हूं, कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, आप लोग ए, बी, सी और डी में सही आंसर बताएं। ठीक है, पहला आंसर 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, दूसरा आंसर 1 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तीसरा आंसर 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, चौथा आंसर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कहां से आ रही है? निर्वात में, कांच में आ रही है, 1.5 है। ठीक है, अब यार आप सभी को आंसर पोल में देना है। आपकी आंखों के सामने पोल आ गया होगा, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, पोल में आंसर दीजिए। देखिए, कांच का अपवर्तनांक क्या है? 1.5। मतलब कोई प्रकाश किरण वायु से जा रही है, कहां जा रही है? कांच में जा रही है। एक मिनट, अरे अभी तुमको सिखाया कि इन दोनों में से वायु कैसा माध्यम हो जाएगा? सघन माध्यम। ठीक है, और कांच कैसा माध्यम हो जाएगा? सॉरी, वायु कैसा माध्यम हो जाएगा? विरल माध्यम। और कांच कैसा माध्यम हो जाएगा? सघन माध्यम। यही तो सच्चाई है, यही तो सच्चाई है, यही तो। रोहित भैया गुड मॉर्निंग, है ना। अब देखो, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो मैंने आपको पढ़ाया था अपवर्तनांक का सूत्र। मैंने आपको पढ़ाया था अपवर्तनांक का सूत्र क्या था? V1 बटे V2। ठीक है, V1 क्या थी? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। यही बोला था ना, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अगर निर्वात से प्रकाश किरण आ रही है, निर्वात, यहां पर मैं निर्वात भी लिख देता हूं क्योंकि निर्वात और वायु में एक ही गति लिखते हैं हम। ठीक है, तो अगर कोई प्रकाश किरण निर्वात से वायु में जा रही है तो V1 की वैल्यू, मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल हमें नहीं पता, यही तो हमें निकालना है। ठीक है, यही तो हमें निकालना है। तो अपवर्तनांक, मैं अपवर्तनांक को म्यू लिख रहा हूं। ठीक है, म्यू लिख रहा हूं, तो म्यू की वैल्यू कैसे निकालूंगा? 3 गुणा, माफ करना, है ना, 3 गुणा 10 की पावर 8 बटे V2। अरे क्वेश्चन में तुझे V2 की, माफ करना, U की वैल्यू दी है और दी है 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 बटे V2। अरे तू V को यहां ले आ। ठीक, V को ऊपर ले जा, 1.5 को नीचे ले आ, तो V इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में 1.5। ये ले, इससे ये कैंसिल, तो V की वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। किस किस बच्चे को क्वेश्चन आ गया? ठीक है, देखो फिर से बोल रहा हूं, ये सूत्र जो है ना, ये सूत्र जो है ना, इस सूत्र के बेसिस पर मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। इस सूत्र के बेसिस पर मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। तो आपका सही आंसर क्या है? आपका सही आंसर है बच्चा सी। ठीक है, आपका सही आंसर क्या है? आपका सही आंसर है सी। हाँ, अब तो सभी आंसर दे रहे हैं सी। अब देखते हैं कितने बच्चों ने सी सही जवाब दिया था। हाय हाय हाय, ही हो गए कंफ्यूज। हाँ, हो गए कंफ्यूज, फंस गया मैं, यस, हो गए कंफ्यूज। रॉन्ग हो गया साकिब, यस, हो गया कंफ्यूज। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं, यही तो मजा है। दिमाग लगाओ। ठीक है, दिमाग लगाओ, टाइम लगता है बेटा, हर चीजें एकदम से नहीं आती हैं। ठीक है, हर चीज एकदम से नहीं आती है। देखिए, क्वेश्चन को सुनना। ठीक है, इसके ऑप्शंस दे रहा हूं मैं फिर से। आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, A, B, C, D। इसकी वैल्यू A के और A का ऑप्शन क्या हो गया? ठीक है, इसके बाद लीडर बोर्ड थोड़ी देर से देखेंगे बेटा। 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, है ना। दूसरा ऑप्शन हो गया 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और चौथा नहीं पता। ठीक है, अब इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, कांच में प्रकाश की गति, तो बेटा पहला माध्यम हो गया वायु। पहला माध्यम क्या हो गया बच्चे? वायु। और वायु में गति क्या होती है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और बेटा दूसरा माध्यम क्या हो गया? कांच। तो मैं VG लिख रहा हूं, V का मतलब प्रकाश की चाल और G मतलब ग्लास। कितनी दी है? 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और हमको क्या निकालना है? अपवर्तनांक। तो हमको क्या निकालना है? म्यू। अरे बेटा ऐसा कोई सूत्र है? म्यू बीजे VG के बीच संबंध बताए, तो इनके बीच ये रिश्ता क्या कहलाता? म्यू इज इक्वल टू VA अपॉन में VG।
पहला माध्यम एयर, दूसरा माध्यम ग्लास, तो म्यू इज इक्वल टू वी ए की वैल्यू कितनी है 3 गुणा 10 की पावर 8, वीजी की वैल्यू कितनी है 2 गुणा 10 की पावर 8, इससे ये गया, ठीक है। तो बेटा म्यू इज इक्वल टू 3/2, तो 3/2 का मतलब क्या हो गया 1.5। यार थोड़ी सी मुझसे गड़बड़ हो गई थी, मैंने ऑप्शन स्पीड्स में दे दिए थे और मैंने पोल भी स्टार्ट नहीं करा था, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आई। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर मात्रक क्या लगाएं, मत लगा मात्रक, तू बस ध्यान दे दे, हाय, है ना। इसमें मैंने पोल नहीं लगाया था, वो मैंने गलत ऑप्शंस दे दिए थे, ठीक है बेटा। अब सच बताओ कितने बच्चों को क्लास में मजा आया, जल्दी बता दो यार, ऐसे हाथ करे करे हाथ दुखने लगे, बताई ही नहीं हो। हाय, मैंने गलत ऑप्शन दिए, बच्चों ने ABCD आंसर देना भी चालू कर दिया। बड़े शरारती बच्चे हो, बड़े तेज बच्चे हो। हाय, यू बेटा म्यू है यशवी, म्यू अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। रंग हो गया, मजा आ गया, बढ़िया। तो भैया इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, कल नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, टाइम हो गया है इसीलिए, है ना। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ये बाबा ये क्या हो गया, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। पढ़ के रखना, पिटाई करूंगा नहीं तो, पढ़ के रखना, ठीक है। लव यू लव यू लव यू लव यू, उड़ान के परिंदों, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मिले, टाटा करें अपन, बाय करें, पढ़ाई करोगे। वीडियो कॉल नहीं कर रहा, आज नहीं कर रहा, कल करेंगे, परसों करेंगे, डाउट चेक करेंगे बाद में, मजा आएगा। लव यू मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे लव यू लव यू लव यू कर रहे हैं। राजवंत सर को कॉल करिए, करेंगे कॉल, रखो, बढ़िया है। तो बच्चों लव यू प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। पढ़ के रखना, सारी चीजों की प्रैक्टिस करके रखना। बाय 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 बाय।